नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। 8 बजे का समय है और 8 बजे मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के हाजिर हूं कि हमारे दोस्तों ने और हमारे शुभचिंतक जो हैं उन्होंने कॉल करके और मैसेज करके बोला था कि फूलन देवी जो है उनकी एक कहानी पूरी बताई जाए कि कौन फूलन देवी है। नाम से ही आप जानते होंगे फूलन देवी का जो नाता है चंबल से रहा है और उनके पीछे की राजनीति कहानी भी आप जानते होंगे। आज इस पूरी कहानी को मैं आपको एक धागे में पिरो के पूरी तरह से बताऊंगा। 10 साल की उम्र में जब फूलन देवी को पता चला कि उसकी ज़मीन उसके चाचा ने हड़प ली है तो वो मतलब इस पर आग बबूला हो गई और इसको लेकर के वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गई। उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें चली, लोगों में फिर आसपास में पता चला कि एक फूलन देवी नाम की एक छोटी बच्ची है, इस तरह से वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रही है। तो वहाँ पर उसकी फिर शादी कर दी गई। 10 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। जो पति था उसका वो काफ़ी उम्र में उससे बड़ा था और पति ने फिर उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक हो गई। उसके बाद उसे मायके आना पड़ा। कुछ दिन के बाद उसके भाई ने उसको दोबारा से ससुराल भेज दिया। वहाँ जाकर पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और जो उसके पति की दूसरी पत्नी थी उन्होंने इन्हें काफ़ी बेइज्जत किया और फिर इन्हें वहाँ से घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये डाकुओं के गैंग के साथ में शामिल हो गई। धीरे धीरे इस तरह से ही चलता रहा और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में एक डाकुओं का दूसरा और गैंग था, श्री राम ठाकुर गैंग और लाला ठाकुर गैंग। ये 2 गैंग आमने सामने हो गए और वहाँ पर जिसमें फूलन देवी थी इस गैंग को मार गिराया। और उसके बाद में जो लाला ठाकुर थे और श्री राम ठाकुर थे उन्होंने उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, जो उनके साथी थे और डाकू भी थे, उन्होंने इस फूलन देवी के साथ में करीब 3 हफ्ते तक रेप किया। रेप के बाद में और फिर फूलन देवी को छोड़ दिया और मौका पाकर फूलन देवी ने 22 लोगों का, उस गैंग के 22 लोगों का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद जब ये जेल गई, जेल के बाद वापस आने पर मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह की सरकार ने इन पर जो केस लगे हुए थे सारे वापस ले लिए और इनकी राजनीति में एक एंट्री करा दी। ये एक फूलन देवी का छोटा सा आपको मैंने बताया है कि क्या कहानी रही है फूलन देवी की। बाकी इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। फूलन देवी का जब कत्ल भी हुआ था, अब बात आती है कि फूलन देवी के कत्ल के बारे में आप लोगों को बताया जाए। 25 जुलाई 2001 को एक शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति फूलन देवी के पास आता है, क्योंकि उस समय ये राजनीति में एंट्री कर चुकी थी। दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में इन्हें एक सरकारी बंगला मिला हुआ था और वहाँ पर ये रहती थी, क्योंकि राजनीति में एंट्री करने के बाद में लोकसभा, फिर उसके बाद में चंबल के बीहड़ से निकल के आप लगा सकते हैं कि अंदाज़ा कितनी मेहनत की थी और वहाँ से फिर लोकसभा तक का इन्होंने सफ़र तय किया था। और दिल्ली के एक सरकारी ने बंगला मिला हुआ था पौष इलाके में, वहाँ से फिर ये लोकसभा जाया करती थी। उसके बाद में लोकसभा से फिर अपना वहाँ अपने जो सरकारी बंगले में आया करती थी। 25 जुलाई 2001 में शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति इनके पास आता है। इनकी एकलव्य पार्टी हुआ करती थी फूलन देवी की, वो भी इन्होंने बनाई थी वहाँ पर। तो उसका कहना था कि एकलव्य पार्टी वो ज्वाइन करना चाहता है, उसके साथ काम करना चाहता है, उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड है। तो फूलन देवी ने कहा जाता है कि उस दिन उसे बैठाकर खीर भी खिलाई थी। उसके बाद में फिर वो अपना लोकसभा के लिए चली जाती हैं और वहाँ पर जैसे लंच होता है दिन में, वो खाना खाने के लिए अपने घर आते हैं दोपहर में। तो जहाँ उनकी गाड़ी उनके घर की तरफ एंट्री कर रही होती है, वहाँ पर एक ग्रीन कलर की मारुति कार खड़ी होती है। जब ये अपनी गाड़ी से उतरती हैं, इनके साथ एक गार्ड भी था इनका, तो उधर से 3 नकाबपोश आते हैं और एक के बाद एक गोलियां इन पर दागनी स्टार्ट कर देते हैं। एक के बाद एक गोलियां इन पर दागनी स्टार्ट कर देते हैं। 5 गोलियां लगी थी इन्हें। एक गोली सर के यहाँ बीचों बीच लगी थी और उसके बाद 4 और गोलियां इनके आसपास में, कोई सीने में, कोई पेट में, कोई कंधे के पास है, इस तरह से। फिर इनको आसपास में एक हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट कराया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि एडमिट कराने से पहले ही जो गोली इनके सर में लगी थी उससे इनकी डेथ वहीं हो गई थी। लेकिन अब डॉक्टर भी हैं, कोशिश करते हैं, तो लगातार इस तरह की जो है खबर मीडिया को मिलती है और एक पोश इलाके में इस तरह से दिनदाड़े एक कत्ल हो जाना और वो भी एक सांसद का, तो ये काफ़ी मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद में शेर सिंह राणा के बारे में पुलिस पड़ताल करती है। एक के बाद एक टीमें इधर उधर चलती हैं, लगी रहती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है कि आखिर चंबल से भी जोड़ के देखती है, इनके दुश्मनों से भी जोड़ के देखती है, राजनीति से जोड़ के भी देखती है कि किस तरह से इसका कत्ल किया गया होगा। तो उसके 25 तारीख को जब इन्हें गोली लगी थी, पुलिस लगातार काम कर रही थी। लेकिन 27 तारीख को शेर सिंह राणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उत्तराखंड में
और प्रेस वालों के सामने बात रखते हैं कि मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मैंने फूलन देवी का कत्ल किया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो इस तरह से जब उसने पूरी जिम्मेदारी ली, वहाँ पर एकदम आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके में एक सांसद का कत्ल हुआ। उसके बाद पुलिस छानबीन कर रही थी। 2 दिन के बाद में उत्तराखंड से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पर एक व्यक्ति इस पूरे कत्ल की जिम्मेदारी लेता है और उसको पुलिस टीम वहाँ जाती है, उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है। केस चल रहा होता है, पुलिस पूछताछ करती है, तो तमाम तरह की उससे बातें होती है कि आपने क्यों मारा था, किस कारण से कत्ल किया था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक जो मतलब कह दे कि गुस्सा था, क्योंकि जब फूलन देवी का रेप हुआ था तो वहाँ पर 22 लोगों की हत्या फूलन देवी ने की थी, जिससे वो काफ़ी रुष्ट था, गुस्से में था। और फूलन देवी की हत्या वो पहले भी कई बार करना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल पाया, और इस बार उसको मौका मिला और उसने कहा पुलिस से कि उसने फूलन देवी की हत्या कर दी। कोर्ट में पेशी होती है, उसके बाद उसको तिहाड़ भेज दिया जाता है, फिर कोर्ट में पेशी होती है। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच में एक दिन ऐलान करता है शेर सिंह राणा कि मैं ज़्यादा दिन अब तिहाड़ में नहीं रहूँगा, और होता भी यही है क्योंकि काफ़ी तेज़ तर्रार था। 2004 में शेर सिंह राणा तिहाड़, जो कि देश की सबसे हाईटेक जेल कही जाती है, एशिया की सबसे हाईटेक जेल कही जाती है तिहाड़, वहाँ से फरार हो जाता है। फरार की भी एक कहानी है, क्योंकि उस दिन सुबह 6:55 के आसपास में एक पुलिसकर्मी ऑटो से उतरता है गेट नंबर 1 जो तिहाड़ का गेट नंबर 1 है वहाँ पर, और कुछ दस्तावेज वहाँ पुलिसकर्मियों को दिखाता है। उसका कहना था कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, अपना भी नाम कुछ बताता है वो, उत्तराखंड से आया हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है और ये पुलिस का ऑर्डर है। जो तमाम प्रक्रिया होती है कि कोई भी अपराधी है, जो कोई भी कैदी होता है, उसको अगर यदि किसी दूसरी मामले में किसी दूसरी जगह किसी कोर्ट में पेशी होनी होती है तो एक कागजी कार्रवाई होती है, तो वो कागज़ अपने साथ लेकर के आया था, पुलिसकर्मियों को दिखाता है। तो पुलिसकर्मी भी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके जो कागज़ थे उनको ले करके वहाँ से शेर सिंह राणा को उसके सपुर्द कर दिया जाता है। करीब 1 घंटे बाद जब अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, पता चलता है उन्हें कि शेर सिंह राणा को उत्तराखंड में किसी अलग जो मामले हुए थे। बताया जाता है कि इससे पहले उत्तराखंड में और कई जगह शेर सिंह राणा ने लूटपाट भी की थी, क्योंकि पिस्टल खरीदनी थी और इस तरह के जो तमाम हथियार थे फूलन देवी के कत्ल के लिए वो उसे खरीदने थे, तो उसने वहाँ लूटपाट भी की थी और बैंक में डाका भी डाला था। तो हो सकता है पुलिसकर्मी ने सोचा कि हो सकता है भाई उत्तराखंड कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस हो तो उसको उनके साथ भेज दिया जाता है। लेकिन जब आला अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं, आला अधिकारी जो थे उनका कहना था कि अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है तो उससे पहले कोई नोटिस दिया जाता है, उससे पहले पत्राचार होता है, लेकिन बिना पत्राचार के अचानक से कोई पुलिसकर्मी आए और वो कोर्ट का नोटिस दिखाए, फिर उस जो नोटिस थी उसकी जांच की जाती है, पता चलता है कि वो फर्जी था। उत्तराखंड कोर्ट और पुलिस से भी संपर्क किया जाता है, पता चलता है कि वहाँ से ऐसा कोई पत्राचार उन्होंने नहीं भेजा है और ना ही कोई पुलिसकर्मी वहाँ से तिहाड़ के लिए भेजा है। तो इसी बीच में दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं और तिहाड़ के कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है कुछ लोगों को। पुलिस छानबीन कर रही होती है लगातार, एक टीम में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड, मसूरी, लगातार इस तरह की टीमें बनाकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। और इसी बीच मतलब कोई चीज़ पुलिस को नहीं मिलती है वहाँ से लगातार। फिर इसके बाद में नई खबरें आने लगती हैं, ये खबरें दबा जाती हैं, मतलब एक तरह से धीमी हो जाती है, फिर भूल जाते हैं लोग कौन शेर सिंह राणा था और कौन मतलब फूलन देवी, धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो कुछ दिन के बाद शेर सिंह राणा खुद 2006 में तो शेर सिंह राणा एक वीडियो जारी करता है। उस वीडियो में पूरा शूट था कि वो किस तरह से जेल से छूटकर तिहाड़ जेल से भाग करके यहाँ से वो अफ़गानिस्तान पहुँचता है और उसका बीच बीच में वीडियो शूट करता है, क्योंकि फ़र्जी पासपोर्ट बनवाता है। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान के लिए रवाना होता है, कई देशों से होकर के उसे गुजरना था। तो वहाँ पे पूरा शूट करते हुए कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। जो पृथ्वीराज चौहान की वहाँ अस्थियाँ थी अफ़गानिस्तान में, तो उन अस्थियों को वो लेकर के भारत आता है। उसका कहना था कि वहाँ पर जो लोग हैं, एक प्रथा है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी जहाँ पर अस्थियाँ थी तो वहाँ पर वो जूते मारा करते थे, जिससे वो काफ़ी प्रभावित था और गुस्से में था। उनका कहना था कि कैसे भी उन अस्थियों को लेकर के मैं हिंदुस्तान वापस आऊँगा। तो उसने वो पूरी वीडियो जारी की थी कि मैं इसी तरह से गया था। लगातार जब वो सफ़र कर रहा था उस दौरान भी उसकी वीडियो मतलब उसने जारी की थी। और सब कहीं ना कहीं ये डर भी था कि कहीं फर्जी पासपोर्ट के आधार पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी चूक के कारण वो वहाँ पर पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो जाए। तो ये तमाम सवाल भी उसके दिमाग में थे। लेकिन वो एक वीडियो जारी करता है, प्रेस के लोगों को फ़ोन करता है, वो वीडियो वहाँ तक पहुँचाता है
जैसे उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसका कहना था कि जब प्रेस वाले पत्रकार लोग उससे पूछते हैं कि आप कब वापस आएंगे जेल, उसने कहा था कि मैं अपने आप को सरेंडर करूंगा और जब मैं चाहूँगा जब सरेंडर करूंगा, कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती है और जब मैं चाहूँगा पुलिस के सामने आऊँगा और मैं तिहाड़ में नहीं रहूँगा। तो इस तरह की वो बातें करता था, लेकिन वो अस्थियाँ वहाँ से लेकर के आया था। फिर उसने जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ लेकर के वापस आने के बाद में एक वीडियो जारी करता है। वीडियो देने के बाद में फिर 17 मई 2006 को ऐसे बहुत सारे वो टिप्स छोड़ता है जिससे पुलिस को उसे ढूंढने में आसानी हो जाए। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो जानबूझ के छोड़ता है, ऐसा कहा जाता है। पुलिस को उसकी सूचना मिलती है, दिल्ली जो क्राइम ब्रांच है उसको सूचना मिलती है कि वो इस समय कोलकाता में है। तो कोलकाता में एक टीम जाती है, वहाँ से एक गेस्ट हाउस से शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको वापस दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली तिहाड़ में उसको फिर बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर उसकी पेशी चलती रहती है। इसी तरह से इसी बीच उसके कुछ साथियों को न्यायालय में जो केस चल रहा था उसके कुछ साथियों को छोड़ दिया जाता है। शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है, जो निचली कोर्ट होती है उसकी तरफ से शेर सिंह राणा को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। फिर उसके बाद में आगे हाई कोर्ट में वो अपील करता है। हाई कोर्ट में अपील चलती रहती है लगातार उसका, लेकिन जब तक कोई रिवर्ट नहीं आया था। फिर वो न्यायालय में एक अर्जी दाखिल करवाता है कि उसको शादी करनी है, इसलिए उसे छुट्टी चाहिए। तो वहाँ से फिर उसको छुट्टी दी जाती है, फिर उसकी शादी भी होती है। उसके बाद में फिर वो जमानत पर मतलब बाहर भी हो जाता है। उसके साथी पहले इसमें बरी हो चुके थे। और इसी तरह से 2012 में जेल में रहते हुए उसने चुनाव भी लड़ा था, विधानसभा चुनाव लड़ा था जेवर से, क्योंकि उसको लगता था कि जेवर विधानसभा से वो चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा, लेकिन उसका 5वां नंबर आया था उस समय पे, उस समय वो जीत नहीं पाया था। तो ये थी पूरी शेर सिंह राणा की। और बात करें चंबल की जो डाकू कही जाती थी फूलन देवी, उनके कत्ल की पूरी कहानी, तो शेर सिंह राणा एक ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लेकर के भारत में आया था। और जो फूलन देवी थी, सांसद थी, उसका उन्होंने कत्ल किया था। और कत्ल के बाद में इकबाल जुल्म भी खुद किया था, जबकि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। पुलिस तो उससे पहले इन्वेस्टिगेट ही कर रही थी कि आखिर किसने फूलन देवी का कत्ल किया है, राजनीति से जोड़कर भी उन चीज़ों को देख रही थी। और जो पहले उनकी जो ज़िंदगी पहले गुजर चुकी थी चंबल में, तो उसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन एक व्यक्ति इस तरह से सामने आता है और अपना इकबाल जुल्म कबूल करता है और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तिहाड़ से भी वो इस तरह से भाग जाता है। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, और इस कहानी के पूरे फैक्ट्स हैं वो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। कहानी कैसी लगी ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की तमाम कहानियाँ लेकर के आपके सामने रात को 8 बजे हम लगातार हाजिर रहेंगे। और इसी तरह की जो कहानियाँ हैं और भी जो कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और लगातार 8 बजे रात को हम इसी तरह की कहानियाँ लेकर के पूरे फैक्ट के साथ में आपके सामने मौजूद रहेंगे। नमस्कार।